वहीं बढ़ते आगे, सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का 3,65,000 करोड़ का बजट पेश किया और इस बार के बजट में करीब 16% की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश में किसी तरह का टैक्स और सेस नहीं लगाया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार ने 21,144 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 16,000 करोड़, गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं वन एवं पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़, पशुपालकों गौशालाओं के लिए 590 करोड़ के साथ साथ गौशालाओं के लिए अतिरिक्त 250 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के लिए सरकार ने 520 करोड़ का बजट रखा है और खेल युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ का बजट रखा गया है। और बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, 22 नए ITI शुरू किए जाएंगे, 5 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे, 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन किया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बढ़ावा देने के क्रम में जिला उज्जैन में चना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हार्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में रुपये 11,065 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा वर्ष में 6,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से रुपये 6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार दोनों योजनाओं से प्रति वर्ष प्रति किसान रुपये 12,000 की सम्मान निधि लगभग 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में रुपये 4,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तो चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए ब्रिजगोपाल लोया जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। संतोष गौतम जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जैन जी है हमारे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और पहला सवाल संतोष गौतम जी मेरा आप ही से है। विपक्ष जनता की आवाज बनता है, आज जनता के हित में एक बजट आ रहा था, उसको सुन नहीं पाया विपक्ष। किस बात के लिए आप कहते हैं कि आप जनता की आवाज हैं? ये जनता की आवाज तो हम पूरी तरह से हैं और इस तरीके से प्रेजुडिस तरीके से ये कह देना कि आप किस तरह से जनता की आवाज अगर बजट को नहीं सुन पा रहे, मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक है। मैं एक बहुत आपत्तिजनक विपक्ष का रवैया नहीं था क्या संतोष गौतम जी? आप सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर मुझे बुलाया तो मुझे भी कहने का अधिकार है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है जो 3,65,000 करोड़ का जो बजट पेश हो रहा है ना, ये को दबाने के लिए कर दिया गया है पूरी तरीके से। और हमारे विपक्ष की बात अगर कल ही सुन ली जाती, अगर विश्वास सारंग पर कोई कार्रवाई करने की बात अगर ये सदन कर देता या मुख्यमंत्री कर देते तो हमको इस तरह से कहना नहीं पड़ता है। प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। वो 66,000 विद्यार्थी जो 2022 के बाद सड़कों पर भटक रहे हैं, जिन खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी आवाज उठाना हमारा परम कर्तव्य है। कांग्रेस ये कर्तव्य करती रहेगी, चाहे उसको दबाने के लिए किसी भी प्रकार की कोशिशें करी जाए और कोई भी नैरेटिव सेट कर दिया जाए। हम ये सह नहीं सकते हैं कि प्रदेश के इतने छात्र जो है सड़कों पर खून के आंसू रो रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके परिवारजन, लेकिन एक मंत्री को, अधिकारी को, मोहम्मद सुलेमान, विश्वास सारंग और निशांत बरवड़े ऐसे अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं ठीक है तो क्या आप बजट को डिस्टर्ब करेंगे? चलिए संतोष गौतम जी एक जवाब दे दीजिए, बजट सुना कि नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने, और उससे संतुष्ट है कि नहीं है ये बता दीजिए। पूरी तरह से संतुष्ट है। और एक बात आप मेरी पहले पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हम तो पहली बात ये कहना चाहते हैं कि पिछली जो सरकार थी शिवराज सिंह सरकार, वो 50% कमीशन के घोटालों की सरकार थी। हम नहीं, पूरा मध्य प्रदेश कह रहा था। तो 3,65,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, हम ये चाहते नहीं है कि 1,80,000 करोड़ रुपए उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार से 16% अधिक है। हम ये चाहते हैं कि फिर से कोई व्यापम 2 न हो, और हो चुका है नरसिंह घोटाला। हम ये चाहते हैं 21,000 करोड़ जो मैं आऊंगी संतोष जी, आपके पास आऊंगी। मैं ब्रिजगोपाल लोया जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। ब्रिजगोपाल लोया जी, ये 16% की वृद्धि जो हुई है, विपक्ष सवाल कर रहा है किस लिए की है ये वृद्धि, नहीं होनी चाहिए थी।
नहीं देखिए, बिल्कुल सच है, विपक्ष तो ये चाहता भी रहेगा, आगे भी चाहता रहेगा। आप याद करिए, जिनकी सरकारों के समय बजट में वृद्धि नहीं हुई, जन कल्याण का एक भी काम बता नहीं सकते हैं, एक भी काम, चुनौती पूर्वक कहता हूं, एक भी काम जन कल्याण का नहीं बता पाएंगे। केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना। अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे कि आज हम बजट से इसलिए भागे कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि मंत्रियों के इस्तीफे से प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं होता और उन छात्रों का भी कल्याण नहीं होता जो आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह 16 मार्च को, कल मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है कि किस तरह 16 मार्च को जब आप इस्तीफा देने कमलनाथ जी जा रहे थे, उस दिन 350 से ज्यादा कॉलेजों का रिन्यूअल कर रहे थे। आप सरकार से हटते तक वो पाप करके जा रहे थे। थोड़ा सा आप जो ईमानदारी है उसका पालन करिए। अब अपन बात करते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप कांग्रेस पर ही उसका भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं फिर से कहता हूं, यदि कहीं भी घोटाला हुआ है तो हमने उसे टॉलरेट करने की कोशिश नहीं की है, हमने उसे दबाने की और छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। और फिर मैं कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय की देख रेख में अगर सीबीआई जांच कर रही है तो सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस विश्वास किस पर करेगी? ना तो सरकार पर विश्वास है, ना बृजगोपाल लोया जी, ये पहला घोटाला नहीं है जो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया हो। मुझे लगता है गिनवाने की जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन आज बजट पर चर्चा है तो बजट पर ही आ जाते हैं, छोड़िए उसे। जी, बजट पर ही बात करते हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है और एक चीज से मैं तुलना करना चाहूंगा बजट की। 2003 का बजट कुल जितने का था 23,100 करोड़ का बजट था। आज 2024 में मध्य प्रदेश उस मुकाम पर पहुंचा है कि 21,144 करोड़ रुपए तो केवल हम अकेले स्वास्थ्य पर खर्च करने जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे तो केवल जनजाति जो हमारे समाज है, जो हमारा आदिवासी और अनुसूचित जनजाति का समाज है, उस पर 48,000 करोड़ यानी 2003 के बजट से 2 गुना केवल एक विभाग पर खर्च करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सामर्थ्य है और ये जो सामर्थ्य बढ़ा है ये मध्य प्रदेश के किसानों, मध्य प्रदेश के युवाओं की मेहनत से बढ़ा है। नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। और आज देखिए, हमने ये भी बताया है कि किस तरह मध्य प्रदेश ने 21 लाख टन गेहूं निर्यात किया है विदेशों को और मध्य प्रदेश ने एक मुकाम हासिल किया है। उस मध्य प्रदेश को और गति और ऊर्जा देने के लिए आज का ये जो बजट है ये मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको अगर इस दिशा में काम होता है मध्य प्रदेश में, तो क्योंकि होना भी चाहिए, आवश्यक है। मैं लौटूंगी, आदित्य जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जैन जी, बीते बजट की अपेक्षा 16% की वृद्धि के साथ इस बार सरकार ने बजट पेश किया। हालांकि वो हिसाब भी दे दिया है कि किस किस क्षेत्र में काम किया जाएगा। ये वृद्धि क्या मध्य प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक थी या ये माना जा सकता है कि जरूरी नहीं थी ये वृद्धि? आप ज्यादा बेहतर समझाएंगे मुझे लगता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों के बजट से यह बजट जो है होमवर्क करके बनाया गया और इस बजट पर लोकसभा के चुनावों का भी असर है। जहां तक बात पिछले 16% बढ़त की बात है जी, तो निश्चित तौर पर प्रदेश को जरूरत है, इस वजह से बजट बनाया गया। लेकिन विकास के साथ साथ यह लोक लुभावन बजट भी है, क्योंकि आने वाले दूसरे प्रदेशों के चुनाव में जहां से भारतीय जनता पार्टी को कुछ कमजोर रिस्पॉन्स मिला है या उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है या जहां से उनको झटका लगाया, उस पर भी इसकी छाप पड़ेगी जी। मैं अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखूं और अपने व्यापार के हिसाब से देखूं तो ये उत्तम बजट है। इसमें माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने चौतरफा का वर्क किया है और हर एक उस डिपार्टमेंट को, हर एक उस जरूरत वाले विभाग को उन्होंने बजट बढ़ा के दिया। तो 16% की बात हो रही है। आप देखेंगे कि मुख्य फोकस जो है वो रोजगार के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार किसी भी सरकार के लिए एक सुरक्षा का मुंह हो जाएगा जी, जिसमें वो सरकार अंदर जाकर डूब सकती है। इसलिए उन्होंने नए कॉलेजों की घोषणा करी है, पुलिस विभाग में नौकरी की बात करी है। दूसरा जो कमजोर मध्य प्रदेश का जो कमजोर पक्ष है वो है स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कई
वर्षों से पिछड़े हुए थे। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने निश्चित रूप से उस ओर भी ध्यान दिया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से बजट की वृद्धि करके उस पर अब जोर देने की कोशिश। जी, मैं सर आऊंगी आपके पास, आदित्य जैन जी और ब्रिजगोपाल जी और संतोष जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सदन में खड़े होकर के व्यय देखेंगे तो करीबन हम लोगों ने 15% बढ़ाया है और कुल व्यय हम लोगों ने 16% बढ़ाया हुआ है। और एक अच्छा पैरामीटर जो बजट का कहलाता है, जो कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस होने की बात होती है, तो हम लोग इस बार इस बजट में 1700 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन कर रहे हैं। अगला अगर हम प्राप्तियों को और ब्रेकअप करेंगे तो राज्य कर से हमको करीबन 1,02,000 करोड़ का प्राप्ति होना है, जो कि पिछले साल से 18% की ग्रोथ है। केंद्रीय करों में हिस्सा हमारा 19% की ग्रोथ है पिछले साल से। करित कर राजस्व में 38% है। इस तरह हमारा कुल प्राप्तियां जो है 17% की ग्रोथ पे है। अगर हम ये देखें कि हमारी जो आय आ रही है उसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है, तो सर्वाधिक 31% हमारे राज्य कर से आ रही है और 29% हमारे केंद्रीय करों से हिस्से में, और केंद्र से जो हमारा ग्रांटिंग एड मिलता है वो 14% के करीब है। अगर कर राजस्व को और ब्रेकअप करेंगे तो जीएसटी से हमको करीबन 61,000 करोड़ का है, एक्साइज से 16,000 करोड़ की, और स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क का 12,500 करोड़ का है। इस तरह से विगत वर्ष से अगर हम वृद्धि देखेंगे मात्र सिर्फ कर राजस्व में वो 18% की है। अगर कर राजस्व को हम ब्रेकअप करेंगे तो करीबन हमारा 60% जो है वो अकेला जीएसटी से आता है और हमारा 12% स्टाम्प से और एक्साइज से 16%। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो विगत वर्ष से करीबन हमारा 10% की ग्रोथ है। इसमें मुख्यतः जो खनिज से हमको 11,500 करोड़ प्राप्त होना संभावित है। करित कर राजस्व में मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि खनिज का है वो करीबन 56% का रोल प्ले करता है। अब अगर हम व्यय की बात करें तो ओवरऑल व्यय जो है 16% से बढ़ रहा है, जिसमें कि हमारा राजस्व व्यय है 2,61,000 और पूंजीगत व्यय है 64,738। अगर हम कुल बजट की हिस्सेदारी बात करें कि हम किस किस क्षेत्र में कितना कितना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक हम अधोसंरचना क्षेत्र में 15% दे रहे हैं बजट का कुल, और नगरीय एवं ग्रामीण विकास में 12%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 13% और शिक्षा क्षेत्र में 11%। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा हमेशा एक व्यू रहा है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो लगातार आप देखेंगे कि वी हैव ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस साल पिछले साल से मुकाबले हम लोग पिछले साल 56,000 करोड़ पे थे, अब की बार हम 64,000 करोड़ पे जा रहे हैं। उसी तरह राजस्व व्यय हमारा 225 से बढ़कर 261 है। अगर हम राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुपात में बात करेंगे तो अभी 4.11 पे हैं। भारत सरकार द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो 4.12 पे हैं। हम लोग उसी की सीमा के अंदर में रहते हुए इस बजट का हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर हम एक मुख्य बिंदु ये रहता है कि हमारे कुल बजट में से हम लोगों ने कितना प्रतिशत SC ST के लिए हमने रखा हुआ है, ये पॉपुलेशन वाइज रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा बजट के हिसाब से 60% जनरल कैटेगरी को, 23% हमारा ST कैटेगरी और 16% जो है SC कैटेगरी, जो हमारे पॉपुलेशन के आधारित है। अगर हम स्पेसिफिक कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो हम लोग अराउंड 15% की ग्रोथ है पिछले वर्ष से। इसमें सर्वाधिक जो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में पिछले साल जो 17,000 था वो बढ़कर अब 19,000 करोड़ हुआ है। इस तरह से कुल कृषि क्षेत्र में 22,000 से बढ़कर 26,000 करोड़। उसी तरह अगर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा
कहीं पे वृद्धि हुई है तो इस क्षेत्र में हुई है वो है 56% की। अगर महिला बाल विकास का बजट देखेंगे तो 14,500 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हुआ है, और ओवरऑल दोनों क्षेत्रों को मिलाएंगे तो 30,000 से बढ़कर 48,000 हुआ है। उसी तरह अगर शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेंगे तो हमारा 4% की ग्रोथ है। स्कूल शिक्षा में 31,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ है, और ओवरऑल हम शिक्षा क्षेत्र को लेंगे जिसमें कि हमारा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग है वो 39,000 करोड़ से बढ़कर 41,000 करोड़ है। अगर हम सिर्फ SC, ST, OBC कैटेगरी की बात करें तो 10% का ग्रोथ है पिछले साल से। ये हमारा 19,000 से बढ़कर 21,000 करोड़ पे इस साल बजट बना है। अगर हम अधोसंरचना क्षेत्र की बात करें, इसमें हम लोगों ने सीमित कोर जो अधोसंरचना विभाग है वो लिए हुए हैं, जैसे कि ऊर्जा, PHE, NVDA, WRD। इसमें हमारा 49,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक है, करीबन 9% की ग्रोथ है। नगरीय एवं ग्रामीण विकास में बात करेंगे तो करीबन 13% की ग्रोथ है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो 24,000 करोड़ से बढ़कर 27,000 करोड़ का है, और ओवरऑल बजट बहुत नगरीय एवं ग्रामीण का मिला के 39,000 से बढ़कर 44,000 करोड़ है। इसमें मुख्यतः ये है कि इस साल हम लोगों ने सिंगस के लिए नवीन योजना भी खोली है नगरीय विभाग में, और इस साल हम लोगों ने शुरुआत 500 करोड़ से शुरुआत की है। तो आगामी जो सिंगस 2028 में होना है उसके लिए तैयारियां अभी इसी बजट से हमने शुरू की हुई है। अगर हम संस्कृति संवर्धन की बात करेंगे तो करीबन 35% की ग्रोथ है। जैसे कि संस्कृति विभाग का आप देख सकते हैं कि 719 करोड़ से बढ़कर हम लोगों ने 1000 करोड़ के करीब किया हुआ है। ओवरऑल बजट 1100 से 1494 करोड़ तक बढ़ा हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ पिछले साल से 39% का बढ़ोतरी है, और औद्योगिक नीति में 2000 करोड़ से बढ़कर 2820 करोड़ है, और ओवरऑल में 3014 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ किया गया है। अगर हम सामान्य सेवाएं की बात करें, जिसमें कि जैसे गृह विभाग, राजस्व विभाग आदि आते हैं, वो 14% की ग्रोथ है, जो 29,000 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ है। इस साल हम लोगों ने नवीन योजनाएं खोली हैं, जैसे कि एक कृषकों के लिए फसल उपार्जन पर बोनस के लिए हम लोगों ने भुगतान के लिए तो नवीन योजना खोली है, जिसमें हम लोगों ने 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे पूर्व में जैसे मैंने आपको अवगत कराया है कि सिंगस 2028 के लिए हम लोगों ने नई स्कीम खोलकर इस बार हमने शुरुआत की है। उसी तरह नगर में वनीकरण के लिए हम लोगों ने नवीन योजना इस साल से प्रारंभ कर रहे हैं। ई बस सेवा भारत सरकार के सहयोग से हम लोग PM ई बस सेवा भी इस साल हम लोग शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों में मृत्यु उपरांत मतलब विद रेस्पेक्टेबल बॉडी का हम लोग प्रॉपर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको और रिलेटिव्स को सौंपा जा सके और उनके घर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा का इस साल शुरुआत किया हुआ है। उसी तरह PM श्री हेली एवं पर्यटन वायु सेवा शुरू की हुई है। और जो गरीब कैदियों होते हैं जो अपने अंडर ट्रायल्स हैं, जो अपने स्मॉल पेनल्टीज़ की राशि चुका नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता योजना भी प्रारंभ की हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। अब आप किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। योजना बनाएंगे और लागू करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तो उसमें कितना खर्च आएगा। और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस करें डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से। तो इस दिशा में आपने सारे ऑफिसेस के लिए क्या प्रावधान किया बजट का? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि ई विधान, ई कैबिनेट और ई विधायक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा स्थित ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके माध्यम से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि बजट में कहां क्या प्रावधान है, कौन से विभाग में कितनी वृद्धि के साथ उसे लाभ पहुंचाया जा रहा है। और चलिए चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। संतोष गौतम जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए, और आदित्य जैन जी हमारे साथ आर्थिक सलाहकार हैं। और सबसे पहले अब मैं बृजगोपाल लोया जी आप ही के पास आऊंगी।
एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बात करी आदित्य जैन जी से, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत जरूरत थी और स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बार जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो बेहतर है और जिस तरह से बजट आया वो बेहतर है। इससे पहले कहाँ कमी आ रही थी? बजट तो स्वास्थ्य के लिए पहले भी जारी हो रहा था। हालांकि अभी का ही बता दीजिएगा क्या योजना होगी। नहीं, देखिए, दो बातें अलग अलग। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना नहीं थी। गरीब के स्वास्थ्य की चिंता कभी सरकारों ने नहीं की। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने राज्य बीमारी सहायता योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के माध्यम से इस कार्य को अपने हाथ में लिया। दूसरा बात है कि मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि 75 वर्षों तक ये मध्य प्रदेश इसके लिए तरसता रहा कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ेगी, खासतौर से सरकारी क्षेत्र में। तो 6 मेडिकल कॉलेज थे 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, वो 6 बने रहे। परंतु आज हम बड़े गर्व के साथ कह पाते हैं कि 23 कॉलेज मध्य प्रदेश में सुचारू। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास लोया जी। संतोष गौतम जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए बने हुए हैं। संतोष जी, कहां कमी नजर आ रही है विपक्ष को, ये तो बता दीजिए। तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं सुनूंगी सर, आप बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो 3,65,000 करोड़ रुपए का जो बजट इस बार पेश किया गया, जो पिछली बार से 16% अधिक है, इसमें अब तो ये हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कहती थी कि लाडली बहनाओं के लिए जब पर्याप्त बजट होगा तो उनको 3,000 रुपए कर दिए जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 3,000 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में कब से आना शुरू होंगे, मेरा पहला प्रश्न है। और ये स्पेसिफिक तारीख बताना चाहिए क्योंकि अब बजट की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के पास में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि 88,540 करोड़ का जो नया कर्ज लिया गया है उसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से ले गए और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। तो पिछली बार के जितना भी कर्जा था 3.5 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार जो है ब्याज के तौर पर चुका रही थी। तो इस बार 88,000 करोड़ रुपए जब हम बाजार से लेंगे तो उसकी दरें और अधिक हो जाएंगी। तो इस बार प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए मध्य प्रदेश चुकाएगा कर्जे के, ये भी आंकड़ा जारी करिए। और ये कहा गया कि 7500 नई पुलिस भर्ती होगी, 11,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 4,000 करोड़ रुपए पीएम आवास पर भर्ती खर्च होंगे। मेरा ये पूछना है कि जो पिछली पुलिस भर्तियां हुई थी वो घोटालों की भेंट चढ़ गई, जो शिक्षक भर्तियां थी वो घोटालों की भेंट चढ़ गई। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये सारा मीडिया कह रहा है, पूरा प्रदेश जानता है। उसके साथ ही ये कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग के इस बार 21,000 करोड़ रुपए बढ़ाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो व्यापम और व्यापम 2 की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगे? क्या वो मंत्रियों और अधिकारियों के घरों में तो नहीं पहुंच जाएगा पैसा? दूसरी बात, अभी ये मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे थे लोया जी की, बहुत सारे खुल गए। मैं अभी नर्सिंग घोटाले की ताजा बात चल रही, मैं इनको कह देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 16 सरकारी नर्सिंग कॉलेज थे जिसमें से 8 को बंद कर दिया गया। तो क्यों बंद कर दिया गया? वो इसलिए बंद कर दिया गया कि गरीब का बच्चा नर्सिंग कॉलेजों में न पढ़ पाए और उसके बजाय जो प्राइवेट कॉलेज खुले उनमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और जितना भी घोटाला हुआ एक। ठीक है संतोष जी, मुझे लगता है अब नर्सिंग घोटाले की बात आप बृजगोपाल लोया जी से आपस में क्लियर कर लीजिए। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं नर्सिंग घोटाले को लेकर, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो, हमारे जो केवल 1.5 वर्षों की सरकार थी, 20 वर्ष का हिसाब इनको देना है। अभी 500 करोड़ रुपए जो सिंहस्थ की बात कर रहे हैं 2028 के, पिछला जो था वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया था। तो कोई भी ऐसी चीज जो मैं तथ्यात्मक नहीं कह रहा हूं तो आप मुझ पर प्रश्न उठाइए। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी चीजों के बजट जारी किए गए इन सब में इनका। ठीक है, मैं आ रही हूँ संतोष जी, आपके पास आऊंगी। आदित्य जैन जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, आर्थिक सलाहकार हैं आदित्य जैन जी, हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, एक बात तो है कि मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत कर्ज है और कर्ज के बोझ तले दबा है मध्य प्रदेश, भले सरकार कितना भी बोल दे कि दायरे में रह के कर्ज लिया है। इस बार के बजट के बाद क्या सहायता मिलेगी उससे कोप अप करने की? देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ। दरअसल हमारे यहाँ बिलो प्रायोरिटी के लोगों की संख्या ज्यादा है और सरकार की जो फ्री योजनाएं हैं उनके ऊपर चलती है। एक बड़ी वजह है केंद्र की सरकार जीएसटी में जो जितना हिस्सा होता देती है, उसके अलावा जो राज्य सरकार है उनसे डिमांड करती है, उसकी भी पूर्ति होती है। जब चुनाव हुए तो अब एक डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कर्ज को थोड़ा सा गौर कर दिया गया और उन्होंने विकास को अपना एक लक्ष्य बनाया। क्योंकि केंद्र की सरकार का लक्ष्य विकास का है, ये ठीक बात है कि घोटाले की बात हो रही है और पिछला 6 महीने जो हुए चुनाव के बाद उनमें कुछ घोटाले सामने आए ताजा की बात। लेकिन माननीय विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए
कि हम अपना कर्तव्य जो विधायक है विपक्ष का, उसके क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, उसके क्षेत्र में कहाँ मतलब ग्रोथ हो सकती है, उसके क्षेत्र में कौन सा खाद्य प्रसंस्करण लग सकता है, ये डिमांड वो राज्य सरकार के पास पहुंचाए और अपनी बात को आगे मजबूती से चालू करवाए, तो ये विपक्ष का कार्य हो सकता है। क्योंकि मैं एक आर्थिक सलाहकार हूँ, तो मैं तो केवल जो है एक ग्रोथ देखता हूँ, सरकार के ब्याज का बोझ देखता हूँ, सरकार के पास कहाँ है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी टैक्स नहीं लगाया, चाहते तो आबकारी पर निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है और राजस्व की प्राप्ति किस तरह से सरकार करेगी। जी, दूसरा मध्य प्रदेश में जो कृषि उत्पादन है उसके लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी सरकार ने कमर कसी है। आने वाले टाइम में जो डिब्बा बंद फूड है उसकी डिमांड बढ़ेगी। 146 करोड़ जनता हो गई, कहीं ना कहीं तो लेगी। आज मक्के का पल्प की कितनी जरूरत है, प्रदेश में एक बड़ा बैच है मक्के का, उसके पल्प की, तो सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण भी है कि आम जनता के लिए फिर ये बजट लाभदायी हो जाता है। हालांकि सरकार की क्या अपनी रणनीति होगी अब आगे राजस्व प्राप्ति की, वो देखना होगा। ब्रिजगोपाल लोहिया जी, मेरे 2 सवाल हैं। ये 2 सवाल मेरे नहीं है, वैसे संतोष जी ने आपसे कुछ सवाल किए थे कि लाडली बहना योजना जो लागू की गई है उसमें अब 3,000 की राशि कब से कर देगी सरकार, एक तारीख बता दे। उसी के साथ प्रतिवर्ष कितने करोड़ मध्य प्रदेश कर्ज चुकाएगा ये भी बता दीजिए। कृषि वर्ग के लिए जो काम हो रहा है उसमें एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूं कि बीते साल जो भी नुकसान, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, इस वक्त वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बजट ने प्रस्तुत किया है, बहुत सारा विस्तार से आया नहीं है, लेकिन विस्तार वाली आपको बुक उपलब्ध बहुत जल्दी करवा देंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में, सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया, बहुत लंबा समय दिया। एक ध्यानाकर्षण में आज तक के इतिहास में इतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया, पूरी बात उनको सुनने दी, पूरे विषय पर वो बोले। तो आज मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था कि आज वहां पर आकर के वो ऐसा आचरण करते। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसकी तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा आचरण मुझे लगता करना नहीं चाहिए। मैं आज इस बजट के संबंध में, चूंकि पहले भी हमने बजट जब प्रस्तुत किया था उसके पहले हमने जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ थे उनके भी हमने संवाद, हमने प्रशासन एकेडमी में हमने भी उनको बुला करके उनसे भी संवाद किए थे और भी कई प्रबुद्ध जनों से भी हमने सब लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। सारे सुझावों को हमारे सभी वित्त विभाग की सारी टीम ने बैठ करके बहुत मंथन किया और हमने पूरी कोशिश की कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा बजट हो। उनके सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की, सुझाव हमने सम्मिलित किए भी हैं उसमें। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों का हमने विशेष तौर से ख्याल किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की मंशा है, उन्होंने कहा भी है कि इस पूरे देश में गरीब, महिलाएं, युवा, किसान, इन पर विशेष तौर से फोकस करने का जहां तक उनका मन है,
तो इस बजट में भी हमने वो पूरी कोशिश करके इन सारी बातों का समावेश हमने उसमें किया है। आपको पता है कि 16% बढ़ाया है हमने पिछले बजट से। अब जहां तक रहा सवाल कर्जे का, अभी हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया था, कर्जा कोई ऐसी सरकार नहीं होगी इस हिंदुस्तान में प्रदेशों की जो कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों के लिए व्यय करना और लंबे समय तक के लिए, जैसा पीएस ने सारी बात विशेष तौर से बताई है, पर मेरे सामने तो और पिछला इतिहास अब देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में तो वेतन भत्ते, कर्जा लेकर के वेतन भत्ते दिए, स्थापना में खर्च किया। लेकिन ये ईश्वर की कृपा से मध्य प्रदेश में भी और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया ऐसा कि ऐसा कोई करना पड़े। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है और प्रदेश का विकास किया है। हमने बहुत अच्छी इस मध्य प्रदेश में सड़कें बनी है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबका अनुभव है। सिंचाई योजनाएं हमने बनाई है, हमने कॉलेज, स्कूल, जो भी डेवलपमेंट हमने, तालाब, स्टाफ डैम, जो भी करना थे वो सारे विकास के काम करने में हमने खर्च किया है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ भी है। और हमने इसी आशा और विश्वास के साथ में इस बजट में प्रावधान किए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विभागों में सब में हमने अच्छे प्रावधान किए हैं। और इस बार भी बजट में पूरी कोशिश हमने की है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, पहले से जो चल रही है योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जहां तक सवाल राशि बढ़ाने का है तो संकल्प पत्र जो आता है वो पूरे 5 वर्ष का संकल्प पत्र आता है। हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है, जो हमने संकल्प लिया जनता के बीच में और जनता ने ही आशीर्वाद देकर के बिठाया है, तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वो सब काम हम करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा और कोई योजना हम बंद करने वाले नहीं। माननीय मंत्री देवड़ा, भाई 5 वर्ष का संकल्प पत्र है, हम पूरा वादा करेंगे, पूरा वादा पूरा करेंगे, कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, जो कहा है वो करेंगे। ये हमको पता है, ये हमको पता है कि जनता ही आशीर्वाद देती है, जनता के बीच में जो कहा वो करना है, जनता के बीच में फिर हमको आगे जाना है। मंत्री जी सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है 44 नंबर पे एक पॉइंट, मंत्री जी मेरा सवाल ये है कि विधायकों के खेती की बात की आपने, प्राकृतिक खेती की बात की है मंत्री जी, आपने प्राकृतिक खेती की बात की है, उसमें 30 करोड़ का बजट रखा है और उसमें बजट से आप करने वाले हैं कि जैव विविधता में सुधार करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे किसानों की आय बढ़ाएंगे। तो 30 करोड़ में किस किसान को कितना पैसे देंगे? जिन विभागों में अगर राशि कम भी है तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसमें राशि की कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई योजनाओं में कमी आएगी। अगर प्रावधान कम भी होगा उसको भी हम पूरा करेंगे। ये मेरी जिज्ञासा ये है कि विधायकों के कार्यालय पे 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, तो उसमें क्या क्या आप उनको सुविधाएं देने जा रहे हैं 5 लाख में? मैंने मंत्री जी ये बता चुके हैं पहले। नहीं, आप अपनी जानकारी को क्लियर कर लें। हेल्थ में कम बजट नहीं है, हेल्थ में बजट को बढ़ाया गया है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हेल्थ मैन पावर। हमारे यहाँ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, ये स्टाफ हमारे अस्पतालों में हमारे मरीजों के लिए उपलब्ध हों, इसके लिए 40,000 से ज़्यादा नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है उसके मापदंडों के अनुरूप ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आप बजट में बताया कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि मैं आईपीएचएस को लागू करूंगा। इस बार उन्होंने बताया कि आईपीएचएस को हमने लागू कर दिया है और नए पद सृजित कर दिए गए हैं। इन पदों में नियुक्ति होगी तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और इनसे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री जी सवाल ये पूछना चाहता हूं,
तो एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा का। संतोष गौतम जी हमारे साथ हैं, आदित्य जैन जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। संतोष गौतम जी, एक आरोप लगाया है आप पे, उन्होंने कहा है कि कर्ज कौन सी सरकार नहीं लेती, कांग्रेस के समय पर जो कर्ज लिया जाता था वो वेतन भत्ते के लिए लिया जाता था। देखिए, अब सरकार क्या कहे, सरकार पूरी तरह से खींच में है। 20 वर्ष पुरानी बातें वो कर रही है। कांग्रेस की सरकार 2003 के पहले हुआ करती थी। ये तो वैसी बात है जैसे प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों का ठीकरा नेहरू जी के सिर फोड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को याद करना होगा बार बार कि 2 दशक हो गए उसको सत्ता में आए हुए। कुपोषण के लिए अगर सबसे ज्यादा कुख्यात कोई जिला है तो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है। ये भारत के माथे पर लगा हुआ कलंक है। अलीराजपुर और झाबुआ अगर सबसे गरीब जिले हैं तो इस सरकार के माथे पर लगा हुआ कलंक है। इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, नीति आयोग की रिपोर्टें कहती हैं। और अभी जो पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रही थी सरकार की, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाएगा। 14,000 में से 13,000 फैकल्टी जो है नर्सिंग कॉलेजों की वो दूसरे राज्यों की है जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कितना बड़ा ये धोखा हुआ नर्सिंग घोटाले के द्वारा कि बच्चों का अभी तक परिणाम नहीं आ पाया है। तो सरकार कितनी गंभीर है, केवल बजट बढ़ा देने से नहीं होता है, सरकार की नीयत से होता है। अगर वो घोटाले की भेंट चढ़ जाएगा पैसा जैसा कि चढ़ा हुआ है पिछली बार, तो हमारा ये अनुभव खराब रहा इस सरकार को लेकर। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास संतोष जी। ब्रिजगोपाल लोया जी, मैं इससे पहले आपसे सवाल कर रही थी, लाडली बहना योजना की वृद्धि वाली राशि कब देगी सरकार? 3,000 की जो बात संतोष जी कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए सरकार अब अपने कर्ज के लिए चुकाएगी? और इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर भी आप पर आरोप लग गया, उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, 3 बातें हैं। एक तो माननीय मंत्री जी ने ही जवाब दिए हैं बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हमें सुनवा रहे थे, मगर मैं भी दे देता हूं। पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने कहा है कि हमारा घोषणा पत्र 5 वर्ष के लिए है और उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, पहली बात कर देते हैं। दूसरी बात जो है, जो जिस कर्ज की बात हो रही थी उसमें उन्होंने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, आपको याद होगा कि 2003 तक, संतोष जी ये मत कहिए कि हम कंपेयर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुल बजट का 23% हिस्सा ब्याज की अदायगी में जाता था और आज मध्य प्रदेश का 16% हिस्सा ब्याज की अदायगी में जाता है, यानी बेहतर वित्तीय स्थिति में हम आज हैं। एक बात और आपसे कहूं, आप पुरानी बात करने की मना करते हैं, मैं नई बात कर देता हूं। आपने अभी 15 दिन पहले कर्नाटक में बजट लाए हैं और रोना महंगाई का रो रहे हैं। आज आपकी वहां सरकार है, 5% डीजल पर और 4% पेट्रोल पर आपने वहां टैक्स बढ़ाया है और 3 रुपए उसे महंगा किया है। तारीफ करिए ना मध्य प्रदेश की कि जो अपनी योजनाओं का खर्च भी बहन कर रहा है और नया टैक्स भी नहीं लाए। मुझे लगता है ब्रिजगोपाल लोया जी, विपक्ष तारीफ ही कर देगा तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में? मुझे लगता है करेंगे भी नहीं। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आदित्य जैन जी से सवाल ले लेती हूँ जी। ठीक है, थोड़े 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए जी। केवल इतना सा निवेदन था कि बजट को आप सुनते और उस पर प्रतिक्रिया देते, बहुत अच्छा लगता। परंतु जो मैं लगातार कहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कान बंद कर लिए हैं, केवल मुंह चलाने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। चलिए, मैं आ रही हूँ आदित्य जैन जी से। मेरा सवाल है आदित्य जैन जी, आप क्योंकि सलाहकार भी हैं, आप ज्यादा जानकार भी हैं इस पूरे मामले को लेकर, कौन सा वर्ग ऐसा लग रहा है जो अछूता रह गया है या उसके साथ नाइंसाफी हुई है इस बार बजट में, या सब सही है? इस बजट में मैं देख रहा हूँ कि एलोकेशन जो दिया गया है बजट को, वो बस संख्या के ऊपर आधारित है। इसके पूर्व टीएस ने जो घोषणा की कि हमने 60% इनको दिया, 20% इनको दिया, बिल्कुल सही दिया। जो वर्ग छूट रहा है मध्य प्रदेश में वो नगरीय निकायों का छूट रहा है। जो हमारे शहर जो इमर्जिंग सिटीज है, टियर 2 से टियर बनना चाहते हैं, उन पर पिछली 2 बार की सरकारों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ उद्योग क्षेत्र है वहाँ लॉजिस्टिक की कमी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी से निवेदन करूंगा कि इस 5 साल में आप शहरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिएगा। वहां पार्किंग, ओवरब्रिज, मेट्रो जहां जरूरत हो सकती है, सबसे ज्यादा ओवरब्रिज की जरूरत है, एलिवेटर की जरूरत है। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है इस चीज की जरूरत इसलिए भी है, अर्बन डेवलपमेंट होगा तो अगर शहर में जो अव्यवस्था फैली हुई नजर आती है वो भी दूर होंगी। मैं माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। तो आज मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है। हालांकि उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और भारी हंगामे के बीच इस बजट को प्रस्तुत किया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। अब आगे क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है देखना होगा। फिलहाल के लिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।